नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रारब्ध के संपादक अवनीश पीएन शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम जी। आज इनको पकड़ कर मैं ले आया हूँ इसलिए कि कटघरे में आज ये रहेंगे, मैं केवल सवाल पूछूंगा और इनको जवाब देना होगा। बहुत हंसते हैं दुनिया पर सब पर, आज इन पर मैं हंसूंगा। तो संपादक जी, आपके सर, उत्तर प्रदेश में तो भाई माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अगेन माफिया अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो गई, और विधायकी जी। बहाल हुई है तो आपके योगी सरकार के एक मंत्री जी प्रसन्न हो रहे हैं। क्या गड़बड़ झाला है? थोड़ा इस पर प्रकाश ओके, डालिए सर। बिल्कुल सर, पूरा प्रकाश सर्चलाइट से मैं डालता हूँ। सबसे पहले खबर पढ़ के सुना देते हैं, जैसे कभी दूरदर्शन वाले पढ़ा करते थे। खबर ये है साहब कि एमपी एमएलए कोर्ट जिला मऊ, जिसे मऊ नाथ भंजन के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर मुख्तार अंसारी जो फौत हो चुके हैं, उनके बेटे अब्बास अंसारी जो विधायक हैं, उनके खिलाफ एक मामला था जिसमें 2 साल की सजा उनको सुनाई जा चुकी थी। और 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी की एमपी गिरी चली गई थी, ठीक उसी तरह से इनकी विधायकी चली जानी थी। उसके बाद अपीलिंग, अगली नेक्स्ट कोर्ट हायर कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। कृपया बहुत सारे राष्ट्रवादी सज्जन ये न टोकें कि सर उसे आप प्रयागराज हाई कोर्ट कहिए। नहीं साहब, यूनिवर्सिटी आज भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, क्योंकि वो संज्ञा है, नाउन है, नाउन का नाम नहीं बदलता। अवनीश अवनीश ही रहेंगे। इसलिए जब तक खुद हाई कोर्ट इसको इनिशिएट न करे और प्रयागराज या कोई राज बना दे, तब तक वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने फैसला सुनाया, और फैसला क्या था? उन्होंने कहा कि एमपी एमएलए कोर्ट पे बैठा हुआ जो हमारा जज हमारा ही भाई है। चूंकि वो छोटी अदालत है, छोटा जज है, इसलिए वो बकलोल है, वो भांग खा के बैठा हुआ था, धतूरा पी के बैठा हुआ था। उसने बिल्कुल माननीय विधायक अब्बास अंसारी जी को गलत फैसला सुनाया है। इसलिए सीधे सीधे फैसला क्या आया? अब्बास अंसारी सर, आप दोष मुक्त हैं, आपकी सजा रद्द की जाती है। जब आपकी सजा रद्द हो जाती है तो आप दोष मुक्त हो जाते हैं, और आपके खिलाफ वो जो भी मुकदमा था वो अपने आप क्वैश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये फैसला है। अब ये फैसले के बाद ये सुनिश्चित हो गया कि माननीय विधायक अब्बास अंसारी जी की विधायकी नहीं जाएगी। अब आपका एक सवाल था कि साहब फिर वो कौन योगी सरकार के मंत्री हैं जो खुश हो गए? आपने कहा आप मुझ पे हंसेंगे, मैं भी हंस रहा हूं, बिल्कुल हंस रहा हूं। मैं तो हंस तो रहा हूँ। समाचार की तरह मैं भी बता दूं कि जी वो कौन मंत्री जी हैं। वो मंत्री हैं पियर का चचा ओम प्रकाश राजभर। जी। अब वो क्यों हंस रहे हैं जबकि वो योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री। मिनिस्टर हैं? और मैं ये भी कह दूं हंसते हुए कि ओम प्रकाश जी का हंसना तकनीकी रूप से बिल्कुल सही है, उचित है, नैतिक है। राजनैतिक रूप से कितना नैतिक है अनैतिक है वो अलग बात है, सांस्कृतिक सामाजिक रूप से कितना नैतिक अनैतिक है ये अलग बात है। महीन चीजें होती हैं साहब, व्यालोक वाणी पे हम लोग बड़ी गंभीर और महीन चर्चा करते हैं। तो इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब सवाल ये होता है कि वो क्यों खुश हैं? समाचार की तरह इसको भी 2 लाइन में बता देता हूं कि वो क्यों खुश हैं। वो खुश इसलिए हैं कि जब अब्बास अंसारी उनके विधायक हैं, यानी उनकी पार्टी सोहेलदेव राजभर की जो पार्टी है नाम पर, उसके वो विधायक हैं, उसके टिकट पर विधायक हैं। अब कैसे हो गए योगी सरकार के मंत्री की पार्टी का विधायक मुख्तार अंसारी का लड़का कैसे हो गया? 1 लाइन का फिर समाचार। समाचार ये है सर कि जब वो विधायक चुने गए तब वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के गठबंधन में थे, और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में यह तय हुआ था कि मुख्तार अंसारी इनका लड़का अब्बास जो कि खांटी सपाई है, एक से ज्यादा कई ऐसे टिकट ओम प्रकाश राजभर के खाते में आए तो जरूर, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को अपने नेताओं को लड़ाने नहीं दिया गया, और अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के कोटे से भी अपने ही लोगों को
काफी संख्या में टिकट दिया। उन्हीं में से एक अब्बास अंसारी थे। इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि टेक्निकली, नैतिक रूप से ओम प्रकाश राजभर जी को प्रसन्न होने का अधिकार है, और मैं अब कोट कर रहा हूं ओम प्रकाश राजभर जी को। उन्होंने कहा, सत्य की जीत हुई, हम जीते, हम बहुत प्रसन्न हैं। अब सवाल यह होता है कि यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट में एक ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है जो मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी, उसका बेटा अब्बास अंसारी जो खुद एक अपराधी है, उसकी विधायकी बच जाती है तो वो प्रसन्न हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोगों को एक बड़ी आदत, अच्छी आदत है भारतीयों में। आपसे एक शब्द उधार ले रहा हूं। मोदी जी हुआ आप कहते हैं बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, बड़े अधिकार भाव से। मोदी जी हुआ क्या कर रहा है? मोदी जी हुआ तो है ये नहीं किया। हम लोग तो इतना सीट दे दिए थे, ये तो मजा नहीं आ रहा है। बेकार हो गया। योगी जी बताइए, अब तो केवल योगी जी ही विकल्प हैं। लेकिन जो योगी जी 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश को बड़े ठसक और राजदंड से हाँक रहे हैं, जिनका बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक पाया, जिनका बुलडोजर अभी कुछ दिनों पहले कानपुर में 1944 के अवैध कब्जों को हटा के 144 करोड़ रुपया कमा लेता है, हमने अपने मालिक मतदाता की हैसियत से योगी जी की हैसियत वो बनाई है कि उत्तर प्रदेश में उन्हें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन करना पड़ रहा है। ये हम हिंदू हैं, ओम प्रकाश राजभर राजभरों की पार्टी, राजभरों के नेता के रूप में यहां मौजूद हैं। एक और उदाहरण है संजय निषाद, जो कि निषादों के नेता के रूप में मौजूद हैं, और इन दोनों को एक्टिव गठबंधन पार्टनर के तौर पर रखना पड़ रहा है। और न सिर्फ रखना पड़ रहा है, बल्कि ओम प्रकाश उनको मौर्य को और ओम प्रकाश राजभर को बाकायदे मिनिस्टर बनाना पड़ रहा है, संजय निषाद को मिनिस्टर बनाना पड़ रहा है। तो सवाल ये होता है सर कि जब हम कहें सरकार बहादुर तुम क्या कर रहे हो, सरकार बहादुर तुम निकम्मे हो, हम कितने काबिल हैं, हम कितने यूनाइट हैं, हम कितने एक हैं कि अपेक्षा तो बड़ी बड़ी, अपेक्षाएं तो इतनी कि कल ब्याह के लाए हैं, परसों सोहर गंवाना चाहिए, इच्छाएं ऐसी हैं। मुझे वो हुकुमदेव नारायण जी की बात याद आ रही है, अरे अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, तब तक तुम कहता है कि वो बच्चा एगो नया बच्चा पैदा कर दे। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई। तो सवाल ये है सर कि जब तक हम अपने जनादेश को मजबूती से अपने नेतृत्व के साथ नहीं लगाएंगे, आपको इस तरह के कड़वे सच देखने पड़ेंगे। और अब आते हैं सर, आपके साथ जब भी मैं प्रारब्ध पे बात करता हूं, तो जो दिल खोल के आप इस देश की जुडिशरी को प्यार, मोहब्बत, अनुराग, आदर, सम्मान, स्नेह देते हैं, हमारे दर्शकों को बड़ा आनंद आता है। सर, आप मुझे एक चीज बताइए, हमारा, आपका या हम जैसे करोड़ों लोगों का मुंह ये अदालतें किस हथियार से बंद करती हैं? तुम्हारी औकात नहीं है कि कुछ हमारे लिए बोलो ऊंचा नीचा, अवमानना है ये कोर्ट की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, दिमाग सही हो जाएगा, थूक के चटवा देंगे तुमसे। मैं एक बड़ा वाजिब सवाल उठाता हूं, मुझे नहीं पता कि कितना वाजिब है, लेकिन मुझे लगता है कि वाजिब है। एमपी एमएलए कोर्ट मऊ, जिसने 2 साल की सजा अब्बास अंसारी को उसके किए गए अपराध के एवज में सुनाई, वो भी तो एक जज है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसने ये सजा क्वैश की, खत्म की, निर्दोष सिद्ध किया, वो भी एक जज है। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट की अवमानना नहीं की? प्रजा, बारिश सिर्फ दूसरे के आंगन में, और दूसरे का आंगन जब गीला हो तो तुम कड़कड़ाती उमस में ठंडी का मजा लेते हुए अपने कपड़ों पर नाच करोगे और अवमानना का पाठ पढ़ाओगे। ये तुमने किसकी अवमानना की है जी? बताओ जरा।
शर्म से मर जाना चाहिए एमपी एमएलए के उस कोर्ट के न्यायाधीश को। और एक चीज और में, वो कौन सा प्रोविजन था जी, वो कौन सी किताब पढ़ा हुआ था कानून का डिसीजन देने का वो एमपी एमएलए कोर्ट वाले जज साहब, कि 2 साल की सजा दे दिए। और भैया ये बताओ, तुम्हारी किताब इलाहाबाद हाईकोर्ट वो कौन से प्रेस से छपी भैया, जहां तुम पढ़ के और तुमने उनको निर्दोष साबित कर दिया। काली कोर्ट वाले न्याय के दलाल, जी हां, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वकीलों को संबोधित कर रहा हूं मैं, न्याय के ये दलाल, न्याय के ये लाइजनर, ये बताएं कि वो कौन से वकील ने कौन से आधार और धाराओं और जिरह के आधार पर 2 साल की सजा दिलाई एमपी एमएलए कोर्ट से मऊ के, और वो कौन सा लाइजनर, लीगल लाइजनर, जिसने निर्दोष सिद्ध करा दिया। ये जवाब कब देंगे, ये जवाब कब देंगे। और इसीलिए इस देश में जुडिशियल रिफॉर्म अब बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। सरकार के जो कुछ बड़े काम अब बचे हुए हैं, सरकार बहादुर, ये अलग बात है कि आपको हमने 240 दिया है हमने आपको 240 दिया है, भर भर के दिया है, तीसरी बार सरकार बनाई है। हाँ, लेकिन उसके बोलना बाद थोड़े भी, न छोड़ेंगे, लेकिन अपेक्षाएं थोड़े न रखेंगे। अरे भोजपुरी में कहावत है, जबरा मारे रोहू न दे। बस मोदी जीवा घोड़े पर, काले घोड़े पर तलवार और ढाल लेके बस निकलने की देर है। हमारे तो भाई मानना वही है, एक तरफ से मोदी जीवा निकले, एक तरफ से शाह जीवा निकले और वध करें बिल्कुल सबका जी। लेकिन आप देखिए कि 2 सत्ताओं के सत्ताधीश, 2 पॉलिटिकल सक्षम नेतृत्व, योगी जी और मोदी जी, दोनों विवश खड़े हैं अलग अलग वजहों से, अलग अलग वजहों से। पॉलिटिकल मजबूरी है, गठबंधन की मजबूरी है, क्योंकि अंक गणित ये बताता है, और जातियों में बटे हिंदू इस बात के लिए मजबूर करते हैं कि अगर हमारे हिंदू भाई राजभर भाइयों की वोटों की ठेकेदारी अगर कोई एक ब्लैकमेलर कर रहा है, ओम प्रकाश राजभर, तो उसको पार्टी में, उसकी पार्टी को गठबंधन में रखना है, उसे मंत्री बनाना है। ये अलग बात है कि अब्बास अंसारी के विधायक बहाली पर वो खुश हों। वहीं पर 2014 से 2019 के पहले टर्म पे जुडिशियल रिफॉर्म के लिए इनिशिएट करने वाले नरेंद्र मोदी सरकार को बैक फुट पर आना पड़ता है और सही समय का इंतजार करना पड़ता है। ये तब हो रहा है जब आप कहते हैं कि 5000 साल के बाद कोई हिंदू राजा सत्ता पर बैठा है। ये सोचना होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सरकारों से सवाल तो बिल्कुल पूछना चाहिए साहब, मुंह उठा के सवाल पूछना बिल्कुल हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, लेकिन सामने एक शीशा रख लेना जो है वो बड़ा अच्छा काम होता है, जिसमें हम दिखें कि हम क्या कर रहे हैं। मैं मुंह उठा के नहीं, मुंह ऐसे रख के पूछ रहा हूं और मेरे सामने शीशा भी है। बहरहाल ये बात अवनीश जी ने बड़ी मार के दोस्तों कि आप सोचिए कि आप कितनी ताकत दे रहे हैं। और मैं उसमें एक लाइन ये भी जोड़ देता हूं कि वो योगी जी का ही कमाल है, वरना इतनी ब्लैकमेलिंग होती है। हमने यूपीए का शासनकाल भी देखा है, हमने अटल जी के समय भी देखा है, जब 2 देवियां जयललिता और ममता बनर्जी क्या क्या करती थी, और अटल जी का ही जादू था कि वो नाथ लेते थे, वरना वो सरकार कैसे चली, गठबंधन की क्या सरकारें होती है, वो सब पता है। तो निषाद जब तक ब्लैकमेलिंग पर उतर ही आते हैं, राजभर उतर ही आते हैं, लेकिन इतने पर ही शांत हैं, वही गनीमत है। लेकिन एक बार फिर से, जैसा कि हमारे संपादक जी ने कहा कि मुंह उठा के सवाल पूछना है, तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। आपको नहीं कहा भाई। अरे भाई मैं भी, अब मैं मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं मतलब वो जो विराट एक समाज की बात, जिसको मैं भी कहता हूं, पूछता है भारत टाइप होगा, पूछता है भारत टाइप जी। कोर्ट की बात आपने कही, बस 2 चलते हुए उदाहरण दे देता हूं। संभल वाले मामले में कोर्ट जी को अचानक याद आ गया, अरे ये तो देश सेकुलर है, बीमार देश है, ये मनोरोगी देश है, तो उन्होंने कह दिया कि स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखो, बनाए रखनी। अभी आपने एक कोर्ट जी का उदाहरण दे ही दिया। इसके बावजूद चलते चलते उत्तर प्रदेश के एक और स्वनाम धन्य मंत्री जी का कारनामा, स्वतंत्र देव सिंह काबीना मंत्री हैं केंद्र में, उनके सुपुत्र जी को मिल गया वीआईपी प्रोटोकॉल।
अवनीश जी इस पर अपनी टिप्पणी करेंगे ही, कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे, लेकिन दर्शकों आप सोचिएगा कि क्या हमारे आपके यहाँ ये हरेक की चाहत नहीं होती है कि वीआईपी कॉर्डन ले लें, वीआईपी सुरक्षा ले लें। बिहार और यूपी में तो खास करके यही डायलॉग ही चलता है, चिन्हत ना लेका हमार पप्पा के हथिन और चाचा हमार विधायक हुए, नहीं डराए वो ए डबल चोटी वाली तक के टांग ले जाए वो। भोजपुरी में ये सब गाना बना है, इतना गर्हित गाना। लेकिन ये जो इस तरह गफलतें हैं अवनीश जी, इसको आप कैसे देखते हैं? गफलत ही है, सचिव को हटा दिया गया, लेकिन इस सब गफलत की जड़ में क्या देखते हैं आप? स्वार्थ, मोह, लोभ, या कैसे? ये पूरी मनोविज्ञान को क्या कैसे समझना सर चाहिए हम? बिल्कुल बिल्कुल, एक मनोविज्ञान को मैं समझता हूँ जो करप्शन को बड़े ठाठ से जीता है। एक सरकारी अधिकारी जो अपने गृह जनपद से मान लीजिए कि लगभग 1 रात की दूरी पर पोस्ट रहता है, बड़ा समर्पण भाव से काम करता है। अब चूंकि उसे पता नहीं होता कि हम फलाने अमुक ट्रेन पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, हमें समय मिलेगा कि नहीं समय मिलेगा, और हम अपने बीवी बच्चों के पास जो कि उसे पहुंचना ही चाहिए सप्ताह में एक बार, वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए सारे संसाधन होने के बावजूद वो रिजर्वेशन नहीं करा पाता है क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है। उसके बाद सैटरडे को वो धड़ाक भड़ाक तड़ाक करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचता है, ट्रेन में सवार होता है, AC2 AC3, और उसके कोच अटेंडेंट की तरफ देखता है और वो सलाम ठोकता है उसको। वो कहता है, टीटी साहब बताइए कहाँ बैठूं? वो कहते हैं 7 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर पर बैठ जाइए। ये चलन हुआ करता। और उसके बाद जब वो अतिरिक्त सेवा शुल्क देके अपनी टिकट पर सफेद तकिए पर आराम से जब सो रहे होते हैं, तो अचानक सुबह उठ के चाय पीते हुए कहते हैं कि भाई साहब क्या करिएगा, इस देश में करप्शन बहुत है, बताइए 500 रुपया दे के बर्थ कंफर्म करानी पड़ी है। जबकि पूरे 6 दिन अपने चकबंदी कार्यालय में बैठ के उन्होंने जो जो नोट चंदी की है और जेब के हर पॉकेट भरे हैं, और उस पॉकेट को भर के तब वो अपने घर की तरफ जा रहा है। यही हाल होता है सर। ये जो करप्शन करने वाले लोग होते हैं वो कहां से आते हैं? ये प्रधानपति कहां से आते हैं? मंगल ग्रह से आते हैं, हमारे आपके घर ही से आते हैं ना, और कहां से आते हैं? एक लड़का जो मंत्री का लड़का है और प्रोटोकॉल पाने की इच्छा रखता है, ऐसे तो नहीं हुआ होगा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी को सपना आया होगा कि प्रोटोकॉल दे दो, परसू किया गया होगा, कहलवाया गया होगा। चलिए मान लेता कौन हूं गया स्वतंत्र होगा? देव सिंह ने नहीं कहा होगा, मैं कहता हूं मंत्री जी ने नहीं कहा होगा, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि ये मानसिकता प्रधानपति से अलग कहां है? मंत्री पुत्र। ये समाज की लेवल की सच्चाई है साहब, इसलिए इसे इसका सामाजिक जी समाधान खोजना होगा। इस मनोवृत्ति मनोविकार का जी, इलाज एक सामाजिक करना होगा, सामाजिक। तब कोई स्वतंत्र देव हो चाहे कोई परतंत्र देव हो, उनका बीबी उनकी बच्चे उनके उसमें ये नहीं रहेगा। वरना तो आपके यहाँ प्रधानपति है गांव में भाई, वहां से जी शुरू हो जाता है। और एक चीज और बताता हूँ, ब्यूरोक्रेसी की एक बड़ी मजेदार बात, जितने सफल ब्यूरोक्रेट, सफल समझिएगा आप, तेज तर्रार काम करने वाले सफल प्रोडक्टिव ब्यूरोक्रेट, उनकी जो मेम साहिबा लोग है ना, वो बेस्ट कैशियर। एक एक नोट सर, गंगा जल लगा के उसकी कटियां बना बना के, तो वो इसमें स्मार्ट होते हैं। हालांकि एक समय ये भी होता था कि साहब के बच्चों के मामा जी लोग भी वहां, या कुछ चाचा जी लोग, हालांकि चाचा जी लोग बहुत कम ही रहते थे, हैं भैया जी लोग बहुत कम ही, मामा मामा जी जी लोग लोग। ज्यादा रहते थे, हैं। जी तो ये चीजें हैं सर, इसका तो हम लोगों को सामाजिक समाधान खोजना पड़ेगा ना सर, सामाजिक समाधान जी खोजना पड़ेगा। और एक आधे लाइन की बात संभल पर, एक बार फिर सरकार, माइलाड, कोर्ट, मेधा पाटेकर जैसी महिला गिरोहबाज जब आपके यहाँ चली जाती है और कहती है कि जल संरक्षण बहुत आवश्यक है, नदी नाले पेड़ ये सब बचे रहने चाहिए, तब आपको पर्यावरण और जल संरक्षण याद आ जाता है। लेकिन जब संबल में प्राकृतिक बावड़ी प्राकृतिक जलाशय जलाशय खोजे जाने लगते हैं तो आप स्टे दे देते हैं, तब आपको चिंता नहीं होती। आखिर ये बताइए कि वो सारा कुछ
बावड़ियां, कुएं, तालाब खोद के योगी जी गोरखनाथ मंदिर उठा लाएंगे? नहीं ना, उसका उसी के स्वरूप में संरक्षण किया जाएगा ना। फिर काहे का स्टे? अब कहिएगा कि अवमानना कर रहे हो हमारी, तो हम तो करेंगे मेरी जान। दर्शकों, श्रोताओं, हास्य के बीच जितनी गंभीर बातें अवनीश जी ने कही हैं उस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि इस चैनल का उद्देश्य ही है कम भीड़ हो, थोड़ी कम जनता हो, लेकिन वो जनता हो जो सुने और समझने की कोशिश करे। आप लोगों का बहुत स्नेह और प्रेम मिल रहा है, प्लीज इसे बरकरार रखिए। और आप जानते हैं कि दूसरा ठिकाना कौन सा है, प्रारब्ध पर है। और व्यालोकवाणी दोनों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और अपना स्नेह और प्रेम बनाए। इसी के साथ फिलहाल दीजिए आज्ञा, फिर हाजिर होंगे। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी की दिशा बदल गई थी दर्शकों।